सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त जो हमारे पास इत्तला है, किसी थाने का घेराव किया हुआ है तहरीक लबैक वालों ने। सर, क्या हुआ, क्या मसला है यहाँ पे चल रहा? जी, ये एक ज़मीन का तनाज़ा था जो कि उच्च शरीफ का एक मौज़ा गाँव है रसूलपुरा। वहाँ पर कादियानी कम्युनिटी और टीएलपी के अफराद जो है वो आपस में एक ज़मीन के तनाज़ा की वजह से कल इनके दरमियान एक झगड़ा हुआ था। और झगड़े के दौरान ये बात फिर लाठियां तक और एक दूसरे को पथराव करने तक चली गई। तो ये बड़ी तेज से ज़मीन का तनाज़ा था। तो उसमें से एक जो शख्स है वो ज़ख्मी हो गया टीएलपी की तरफ से, और दो जो अफराद जख्मी हुए हैं वो कादियानी कम्युनिटी की तरफ से थे। तो पुलिस ने जो है दोनों पार्टीज को बुलाकर, तो उनमें से तीन अफराद जो है वो टीएलपी के और दो अफराद जो है वो कादियानी कम्युनिटी के, उनको उन्होंने थाने में पकड़ लिया और इस सारे मामले के लिए। तो उसके बाद फिर टीएलपी के अहलकार जो थे वो थाने के बाहर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने जुलूस निकाला और एहतजाज किया कि जी हमारे बंदों को छोड़ा जाए। तो एक जमीन के तनाजे को उन्होंने कल से जो है वो मजबी रंग दे दिया है। उस वजह से फिर ये मुसलसल जो है एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे बंदों को छोड़े और कादियानियों को पकड़े, हमारा कसूर नहीं है, ये लोग काफिर है, मुर्तद है। तो जो जमीन का तनाजा था, हालांकि वीडियो में जो सामने बात नजर आ रही है, सचो बार बार कह रहा है कि आपने भी उनके बंदों को मारा है और जमीन का तनाजा है, आप इसे मजबूर रंग ना दे। लेकिन जो टीएलपी की लोकल क्यादत है वो बार बार इस बात पे बदीता है कि आप कादियानियों की साइड क्यों ले रहे हैं। तो इस वजह से ये एहतजाज जारी है। नहीं, तो जब एक झगड़ा ज़मीन का है तो उसे मज़हबी रंग जब दिया जा रहा है और उन्हें मना किया जा रहा है, तो इसमें एक जो अहमदियों की साइड लेने का क्या तल्लुक है? असल में वजह यह है कि वो जो जगह है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पटवारी की सरकारी रिपोर्ट है वो कादियानियों की तरफ है, मतलब कि उनकी फेवर में है कि वो उनकी ये जमीन है। और पटवार खाने ने और ये सारा मामला जो है वो मुतलका सच ने भी बताया है कि ये सारा कुछ उनकी फेवर में है और वो जमीन के असल मालिक और काबिज है। लेकिन जो टीएलपी के एहलकार हैं, जो यानी कि जिसकी जमीन है उसके साथ सपोर्ट करने वाले टीएलपी के जो एहलकार है वो इस बात पर बातचीत है कि हम इस बात को नहीं मानते, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो उन्होंने इस जमीन के तनाजे को मजहबी रंग दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमें अब सपोर्ट की जाए और कादियानियों से ये जमीन मुबारकबाद कराई जाए, उनसे छुड़वाई जाए और उनके बंदों के खिलाफ एफआईआर की जाए। इसमें अब जो मसला है मज़हबी रंग का, तो हो सकता है कोई ऐसी एफआईआर भी बाद में काटी जाए पुलिस पे प्रेशर डालकर, जिस तरह 295 या 298। जी बिल्कुल, ये जो अभी तक बज़ाहिर ये मामला नज़र आ रहे हैं कि पुलिस तो अभी तक जो है अभी लास्ट इतलात हमें मिली है, लेकिन अभी तक हम उसे कंफर्म नहीं कर सकते कि हमें जो अभी इतलात मिली है कि जिन अफराद को टीएलपी के जमीन के तनाज़ा में पुलिस ने पकड़ा था, तो जो सड़क बंद की हुई थी, घेराव किया हुआ था, उस वजह से पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। तो देखने में तो अभी तक ये बात आ रही है कि पुलिस ने, जो हमें गैर तस्दीकशुदा जराये से इतलात मिली है कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन पुलिस के जराये ने अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये कंफर्म है कि उनको उनके अफराद को छोड़ दिया है। तो अगर उनके अफराद को छोड़ दिया गया है तो फिर कंफर्म बात है कि पुलिस आज या कल तक जो है वो एक एफआईआर उनके कहने पर दे देगी, जिसमें कादियानी जमात के जो अफराद हैं उनके खिलाफ फिर क्या दफात लगती है ये तो फिर बाद में पता लगेगा। तो मजबूरी रंग देने की दफात तो फिर 298 और यही लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक बहरहाल उनकी तरफ से जो है वो बंदों को छोड़ने की इतलात मसूल हो चुकी है। ये कुछ आपने मुझे कुछ ये भेजी हैं दरखास्तें भी, थोड़ा-सा इस इनके बारे में बता दें। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दरखास्तें जो दी जा रही है कहीं से। जी, जी। जी, बिल्कुल, ये जो है मज़ीद जो है इसके अंदर जो है अब कोटली, आज़ाद कश्मीर और भीमबर का इलाका और तत्ता पानी, इस इलाके के अंदर भी जो है वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है टीएलपी की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर थाने में दरख़्वास्त दे दी है कि जो कादियानी है वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेंगे ईद उल अज़हा के मौका पर, और वहाँ पर वो कुर्बानी भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। लिहाजा तहरीरी तौर पर आगाह किया गया कि उनको रोका जाए। और कराची से भी जो है वहाँ पर शरीफाबाद, बस्ती, कराची और कराची के जो दूसरे इलाके हैं खारादार और एक जो है उनका मरीज, वहां से भी इतलात मिली है कि इन इलाकों में भी बाकायदा तौर पर थानों में दरखास्त दी जा चुकी है टीएलपी की तरफ से कि यहाँ पर जितने भी कादियानी कम्युनिटी के अफराद हैं ना तो वो ईद पढ़ सकते हैं ना वो कुर्बानी कर सकते हैं। आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात वहाँ पे ख़राब किए जाएँगे?
जी, बिल्कुल, जिस तरह की ये टीआरपी की कोशिशें और बार-बार दरख़ास्तें दी जा रही हैं, तो इस दफ़ा भी लग रहा है कि ईद के मौका पर जो कादियानी कम्युनिटी है, उनके साथ सख्त रवैया रखा जा रहा है और उनके हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से मेरा ख़्याल आपको पहले भी रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा इलाकों में तो बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी दरख़्वास्त दी गई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी ये कहा किया गया है, बार कौंसल पीछे लगी हुई है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो अपना पाकिस्तान का आइन के मुताबिक कितनी सहूलतें जो है वो कादियानी कम्युनिटी को देती है या कितनी उनको हफाजती जो है वो इकदाम उनके लिए करती है। तो अभी तक जो बज़ाहिर है वो यही नजर आ रहा है कि टीएलपी जो है वो पूरी तरह से जो है वो कादियानी कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर अपना बनाती जा रही है थाने के जरिए कि ये लोग किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी नमाज ईद की अदा न कर सके, कुर्बानी न कर सके। उनकी ये भी कोशिश हो रही है कि इनके जितने अफराद जो है कुर्बानी करते हैं या इसके मतलब कोई इतलात मिलती तो हम उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएं। अच्छा, ये भी कल हमारे पास इत्तला आई है कि किसी कोर्ट से भी कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह के आर्डर जारी करवाए जाए कि पाबंदी लगाई जाए? जी, बार कौंसिल की तरफ से मुख्तलिफ बार कौंसिल जो है बहावलनगर की बार कौंसिल है, उसके अलावा बहावलपुर की बार कौंसिल है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट है। तो इनकी तरफ से जो वकला है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम जो है अपने जजेस साहबान को इस सारी जो फैसला जात हुए हैं इससे पहले भी और जस्टिस फायद ईसा का रेफरेंस जो उसने केस में सुनाया था उस केस का हवाला देकर, तो उनकी कोशिश ये की जा रही है लीगल तौर पे कि हम मुतलका जो जजेस हैं नजरिया अदालत जो है कोर्ट को पाबंद करे, तो कोर्ट जो है वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को या एसडी को जो अपना डीसीओ हैं उनको पाबंद किया जाए कि आप जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कवर करते हुए सख्ती से कारबंद हो और इसके ऊपर लीगल तौर पे एक्शन ले, ताकि ये बात इंश्योर हो जाए कि कोई भी कादियानी जो है वो ईद की नमाज ना पढ़ सके और कुर्बानी ना दे सके। सर ये बताइए, वहाँ इस वक़्त काफ़ी गरमा-गर्मी है, ये लोग जानवर ईद के खरीद रहे हैं। क्या हालात है, थोड़ा-सा बताएँ वहाँ मंडी जो लगती है जानवरों की उसके बारे में? जी, बिल्कुल, मंडी तो लगी हुई है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की अभी तेज़ी उसमें नहीं आई, जिस तरह की तेज़ी होनी चाहिए थी। तो व्यापारी भी इस मामले में परेशान है। एक तो बकरे और जो बछड़े वगैरह हैं और जो बड़े जानवर हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतों में इज़ाफ़ा है। अब आजकल के दौर में जो आम गाय का हिस्सा, जैसे लोग गाय में हिस्सा डालते हैं बड़े गोश्त का, वो पहले उसका हिस्सा होता था 14-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार। इस दफ़ा जो हिस्सा है वो 33 हज़ार, 34 हज़ार रुपए हिस्सा बन गया है कि 34 हज़ार रुपए के हिसाब से आप गाय में हिस्सा डाल सकती हैं 32 हज़ार रुपए के हिसाब से। तो बकरे जो है वो भी तकरीबन जो अच्छे बकरे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि 20-25 किलो 30 किलो तक का बकरा है, वो भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख, सवा 2 लाख तक जा रहा है। आम अफराद की कुव्वत खरीद में तो अभी तक जो है वो ऐसी बात सामने नहीं आई। एक मखसूस तबका है और दूसरी महीने का बिल्कुल इख्तिताम है और शायद ये इसलिए अवाम में थोड़ा सा वक्त है कि जब नया महीना शुरू होगा जून का, उनको तनख्वाहें वगैरह मिलेंगी और ईद करीब आएगी, तो शायद मंडी के अंदर तेजी आ जाए और फिर लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर खरीद सके और कुर्बानी कर सके। लेकिन अभी तक मंडी के अंदर जिस तरह व्यापारी और लोग होने चाहिए थे उस तरह अभी तक वो रश नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, कल मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, उसके साथ मैं बात कर रहा था। ये डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए के लोग वहाँ पे जानवर खरीद रहे हैं, वो तो कोई 40,000 यूरो बन जाते हैं, लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान में अक्सर बेशतर जो है ये कुर्बानी के ऊपर ये सारी बातें सामने आती हैं कि लोग जो है वो 4-4 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख की गाय खरीद लेते हैं, 6-6 लाख रुपए का बकरा खरीद लेते हैं। तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो देखते हैं कि वो गरीब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है वो गरीब नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये उस वक़्त पता लगता है जब कोई ऐसा पता लगता है कि सामने आके जब आप देखते हैं खरीदारी करते वक्त, तो ये बहुत ज्यादा। गुजरावाला में कल एक दो बकरों की जोड़ी है, उन्होंने कहा कि हमने इनको शाही बकरा करार दिया है, शाही बकरे हमारे, हमने उसको दूध पिलाया, मेवे खिलाए और उन्होंने उन दो बकरों की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए रखी है। और वो ये बता रहे थे कि हमने इनको चांद रात तक मौका देना है, अभी तक हमारे पास 4 से 5 ग्राहक आ चुके हैं जो हमें कहते हैं कि हमसे आप 11 लाख ले लें, 12 लाख ले लें। तो लोगों की कुव्वत खरीद है जो कि 12-12 या 10-10 लाख रुपए के दो बकरे खरीदना चाह रहे हैं। तो पैसे तो अवाम के पास पैसा जरूर है जो कि यहाँ पर खर्च करने के
के लिए मौजूद है, लेकिन ये भी एक खास मखसूस तबका है जिसके पास के पैसे हैं। आप ये कह सकते हैं कि लाहौर या पाकिस्तान के अंदर जो है वो 80% जो अफराद हैं वो तो महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जो 20% अफराद है उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा रिच जो है वो तस्वर किए जाते हैं। तो उनके लिए करोड़ रुपए का जानवर खरीदना या 10-15-20 लाख का बकरा लेना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कल एक चूना भी लगा गया, 80,000 रुपये जाली नोट दे गया, तो ये 2 बकरे ले गया एक गरीब आदमी से। तो यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह इस चीज़ को चेक नहीं करती? आम बंदे को तो पता ही नहीं जाली नोट का, वो तो नोट देख के समझता है ये नोट ही है बस। जी बिल्कुल, ये स्कैम काफी जगह पे हो रहा है और पुलिस भी इसके ऊपर देखें। जो व्यापारी है ये तो अब उसका काम है कि जब वो नोट लेता है तो उसको चेक कर दे। पुलिस का तो काम नहीं है नोट को चेक करना। लेकिन यहाँ पर इस तरह जरूर होता है कि ये पिछले साल भी इस तरह के 2-3 वाकयात हुए थे कि बंदा जो है वो बकरा लेके चला गया और उसने वो लाख रुपया जाली दे दिया है। गाय खरीद रहे हैं, उसमें भी कोई 5-5 हजार के 4-5 नोट जाली निकल आए थे। तो ये तो वाकयात होते रहते हैं। लोग सादा लोग होते हैं, व्यापारी जो है ये गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, इनको जितना शौर नहीं होता कि नोट कैसे है। लेकिन जो शहरों में लोग बैठते हैं वो 2 नंबर नोट ला के ये जाली नोट जो है उनको दिखा के उनका फायदा उठा के उनसे ले लेते हैं। तो ये वहां पर बिल्कुल भी यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जो है जिला डिस्ट्रिक्ट कमेटी की अंदर जो है वहां पर ये जो मंडियां बनती है उसमें चलनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की पीछे सपोर्ट हो, गवर्नमेंट के अफराद बैठे हो और एक अदारा प्रॉपरली चेक कर रहा हो तो फिर तो ये काम ना हो। लेकिन गवर्नमेंट से तो बदकिस्मती के साथ व्यापारियों को जगह दे देती है कि ये ग्राउंड है, हमने आपको टेंट लगा दिए हैं, पानी का ड्राम रख दिया, आप यहाँ पर बैठे। खुद वो टेंट लगाकर बाहर एक मुलाजम पुलिस वाला खड़ा करके चले जाते हैं। तो उसके बाद तो फिर अक्सर बेशतर ऐसे वाकया जरूर होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड करने की बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हमने ये भी नहीं देखते कि हम किस मौके पे खड़े हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुर्बानी करना चाहते हैं और फिर भी बेईमानी कर रहे हैं। और ये आगे दिनों में आपको ऐसे वाकये भी पता लगेगा कि कोई बंदा बकरा या चीज लेके गया और लोग वहां पर आए और बकरा चोरी करके ले गए हैं या बकरा छीन कर ले गए। ये भी वाकये रूनुमा होते हैं। तो पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सारे मामले चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे ऐसे मामला चलते रहते हैं। पुरानी बात है, कुर्बानी के लिए बकरा लिया। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, 50 साल 40 साल पहले की याद नहीं है मुझे। वो जिनसे बकरा लिया रात को वही चोरी करने आ गए। ये हालात है वहाँ पे। इसलिए जो लोग भी बकरे ख़रीद रहे हैं वो एहतियात करें और ये ना कि शाम को वही पार्टी दोबारा जो है वो बकरा चोरी कर ले। जाली नोट ये हालात बने हुए हैं। ये नहीं कि जो यूरोप में नहीं चलते, यहाँ भी आपको पता है कि 50 का नोट, यूरो का, 100 का नोट जाली चलता है। 200 और 500 तो उन्होंने तकरीबन 500 तो बंद ही कर दिया हुआ है। जो बैंक में जाता है 500 यूरो वो वापस नहीं आता। तो यहाँ पे जो बात बताने वाली है कि जो मंडी में लोग जाते हैं वहाँ बकरा जो ख़रीदता है वो भी कोई पैसे देता है, मेरा 1000 रुपया या 500 रुपया देता है जो माफिया बैठी हुई है। तो उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें और नोट चेक करें, उनसे मदद लें। कोई ऐसी टीम वहाँ पे बैठी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, उसको 80,000 का चूना लग गया, उसकी तो ईद गई। तो पाकिस्तान है, ज़ाहिर है इस्लामी जमहूरिया और इस्लाम का किला है, तो मामूली चीज़ें हैं, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, मगर गरीब आदमी के लिए बड़ा ये काफ़ी बड़ा मसला है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो अभी शुरू में बात की मजहबी नफ़रत की, हर चीज़ को मजहबी रंग दे दिया जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके पास पेपर हैं, पटवारी ने पेपर दिए हुए, नहीं जी ये ज़मीन हमारी है क्योंकि हम तहरीक लबैक से तल्लुक़ रखते हैं। कवानीन कुछ कह रहे हैं, फिर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 295 298 मैंने अभी आपको बता दिया। 2 दिन बाद आपको ये हो सकता खबर मिल भी जाए कि अब जनाब कोई और दफ़ा लगा दी गई है। तो ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान है। और क्यों इस तरह पुलिस जो है, अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि पुलिस ने तस्दीक तो नहीं की लेकिन उनके बंदे छोड़ दिए हैं, उन्होंने थाने का घेराव किया था। और जो अहमदी हैं वो पुरअमन लोग हैं, वो इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं, तो इनके लोग जो हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान में ये दिन ब दिन हालात जो है आप देख रहे हैं काफ़ी
तकलीफ़ दी है। लोग मुझे कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। और एक साहब ने लिखा कि जो पाकिस्तान के हालात है किसी और इस्लामी मुल्क में भी या नहीं जनाब, और कोई इस्लामी मुल्क जो है ना वो इस्लाम का किला है और ना ही वहाँ पे कोई ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन नारे लगाते हैं, ना कहीं वहाँ पे तहरीक लब्बैक अलैह है। तो किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे हज करने जाते हैं। फिर और भी बेशुमार इस्लामी कंट्री हैं, तो कहीं भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ़ हमारा जो पाकिस्तान है, जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, वहीं पे ही है। तो जनाब जो अहमदी हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। मैं थोड़ा-सा एक चीज़ बता दूँ, मैंने रिसर्च की, अफ़्रीका फ़र्ज़ करें, गुर्बत वहाँ पे भी है और कुर्बानी लोग वहाँ भी देते हैं। और जो यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, कई वहाँ पे पैसे भेज देते हैं और वहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। सवाब तो हर जगह मिल सकता है, थोड़ा-सा रास्ता चेंज करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप देखें कोई फ़ितना फ़साद का मसला है, तो वहाँ पे कूदना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप हज पे जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई रुकावट है या कोई ऐसा मसला है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हज के लिए रवाना हो जाएँ। बाकी इस बात के बाद जो समझदार लोग हैं उनको तो समझ आ गई होगी, और जो नहीं है उनको मैं सारा दिन भी समझाता रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफ़ान अहमद ख़ान साहब आज हमारे साथ होंगे। यूक्रेन जंग, जी हाँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी वैसे तो ख़तरनाक हैं और यूरोप की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता ये जंग बढ़ रही है। कल की खबर है कि फ़िनलैंड के बॉर्डर पे भी कुछ रूस ने फ़ौज वग़ैरह इकट्ठी की है। ख़ान साहब से पूछो, ख़ान साहब ये जर्मन भी इस वक़्त बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या हालात है? क्या चल रहा है इस वक़्त? यूक्रेन में तो बड़ी तबाही मचा दी रूस ने। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से या इससे कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं, कुछ यूक्रेन की जंग जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और उसकी वजह यही है कि भई जितनी भी सीज़ फायर के लिए कोशिशें की गई हैं, उनका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। और रशिया जो है वो मुख्तलिफ सैंक्शंस का सामना करने के बावजूद जो कुछ यूरोप या अमेरिका चाहता है कि भाई वो जंग को रोके या सीज फायर की बात करें कि सीज फायर हो जाए, उसकी तरफ वो नहीं आ रहा। इनकार भी नहीं करता, लेकिन यह कि भाई उस सीज फायर को तोड़ने में भी पहल उसने की है। और अब तक तो उसको अमेरिका की एक किस्म की खुशनुदी हासिल थी, इसलिए कि अमेरिका ने अपनी कहा था कि हम यूरोप के साथ नहीं बल्कि एक अपनी पॉलिसी के तहत यूक्रेन में डील करेंगे रशिया को जी। और यूरोप इस वजह से काफी डिस्टर्ब हुआ था कि अब तक तमाम पॉलिसी जो है वो नेटो के तहत चल रही थी, लेकिन अचानक इन्होंने ट्रम्प साहब ने जो है अपनी अलग पॉलिसी चला के तो मामले को पेचीदा बना दिया था। अब 4-5 दिन से पिछले बल्कि 4 दिन पहले जो रशिया ने 367 मिसाइल दागे हैं या डोनाल्ड के साथ, उसके बाद से हालात जो है मजीद खराब हुए हैं। और अब ट्रम्प ने भी ये ज़बान इस्तेमाल की है कि भाई मैं एक डेडलाइन दूंगा रशिया को, और पुतिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद वो ये फायरबंदी जो है वो हो जानी चाहिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उनके ऊपर भी प्रेशर आया है सेनेट की तरफ से। सेनेट के अंदर भी 100 में से 81 वोट पड़े हैं इस बात पे कि भाई रशिया के खिलाफ जो है मजीद पाबंदियां जो है वो लगाई जाए। अभी तक तो जो यूरोप ने पाबंदियां लगाई थी उनका कोई ऐसा असर उसने कबूल नहीं किया, इसलिए कि इस वक्त चाइना और इंडिया जो है वो रूस की गैस खरीद रहे हैं, किसी पाबंदी का मतलब सामना नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से रूस को बहरहाल एक आमदनी तो साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से वो मजीद जंग के अंदर अपनी एनर्जी जो है वो झोंक रहा है। जो एसेट्स यहाँ पर यूरोप की बैंकों के अंदर उसके जब्त किए गए थे, वो उसके भी कोई ऐसा खास असर उसने कबूल नहीं किया। जो मौजूदा चांसलर हैं जर्मनी के, इन्होंने
2 दिन से काफी जारहाना रवैया जो है इस्तेमाल किया है इसराइल के खिलाफ भी गजा के मामले में और यूक्रेन जंग के अंदर भी। कल यूक्रेन के सदर जो थे वो बर्लिन में थे और वहां पर उनको एक तो बहुत ज्यादा उन्होंने वेलकम किया है और ये पाबंदी उठा ली है कल के भाई जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से उसके ऊपर जो पहले चांसलर थे वो नेटो के ममालिक या यूरोपीय यूनियन जो चाहती थी कि भाई इनके ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, लेकिन जर्मन चांसलर जो थे शोल्स वो उस बात पे नहीं अड़े हुए थे, वो नहीं मानते थे, इसलिए अभी तक इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब जर्मनी ने खुद इस बात के लिए कल मुआहदा किया है इनके साथ, जिसको वो कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मुआहदा है, जिसके अंदर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल न सिर्फ इसको यूरोपीय इसको हंगरी को यूक्रेन को इस्तेमाल करने की इजाजत है, बल्कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो जर्मनी की मदद से यूक्रेन के अंदर शुरू की जाएगी। जर्मन चांसलर ये कहते हैं ताकि हम ये आजाद हो जाए इस बात से, लोगों से इजाजत लेने से कि जी कभी कोई मुल्क नहीं मानता, कभी कोई मुल्क नहीं मानता, इसलिए जर्मनी जो है ये प्रोडक्शन जो है वहां पर यूक्रेन के अंदर शुरू करेगा ताकि फिर ये खुद मालिक हों और ये उसको आजाद हो इस्तेमाल करने के अंदर। इसी तरह उन्होंने कहा है कि हम स्टारलिंक जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो यूक्रेन को बना के देंगे, उसका खर्चा भी जो है वो जर्मनी बर्दाश्त करेगा, उसको जर्मनी फाइनेंस करेगा और ये यूक्रेन के लिए होगा। इसको एरोस्पेस कंपनी जो है वो बना के देगी, सेपेक्स, जो बेसिकली ये सैटेलाइट जो है ये सिस्टम जो है ये यूएस ने, जो मिस्टर मस्क है उसकी कंपनी ने बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल जर्मनी इसको फाइनेंस करके देगा। और ये अभी पिछले हफ्ते जो है चारों ममालिक के सदर पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, इनके ये चारों वज़ीर आज़म वहां पे यूक्रेन गए थे और बात मुआहदे करके आए थे जो अभी तक सामने नहीं आ रहे। लेकिन कोशिश बज़ाहिर प्रेस को यही बताया गया था कि भाई यूक्रेन के लिए जंगबंदी के लिए हम कहें कि वहां पर कोई जंगबंदी, रशिया को मजबूर किया जाए, एक ऐसा फैसला किया जाए जिसके बाद रशिया उस जंगबंदी को राजी हो जाए। लेकिन क्योंकि रशिया नहीं राजी हुआ या खिलाफ वर्जियां कर रहा है, इसलिए अब ज्यादा खुल के ही ममालिक सामने आ गए हैं। कल भी जर्मन चांसलर ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि फ्रांस, पोलैंड और बरतानिया जो है वो जर्मनी के इस फैसलों के अंदर शामिल है या उनकी हिमायत उनको हासिल है। वो ये सारे खर्चे या फ्रांस जो है वो जर्मनी कर रहा है और अपनी हिफाजत की बिना पर कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि रशिया के लिए हमें जर्मनी को सबसे बड़ा खतरा जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल लेते हुए जो है वो रशिया की तरफ से जर्मनी को दूसरे ममालिक की निस्बत जर्मनी ज्यादा खतरे में है। इसीलिए जर्मन चांसलर ने 2 दिन पहले लिथुआनिया के अंदर जो फिनलैंड के साथ के रशियन पुरानी ममालिक थे जो आजाद हो गए हुए, वहां के ऊपर भी उन्होंने जर्मन स्टेशन कायम करने का यूनिट जो है 5000 सोल्जर्स वहां जर्मन रखे जाएंगे। फिर ये है राइन मेटाल जो असला बनाने वाली कंपनी है जर्मनी की, उनका वहां पर प्रोडक्शन बकायदा शुरू कर दी गई है और वहां पे उनको भी उसको वसअत दी जाएगी, उनका वहां पे असला जो है वो तैयार करेंगे और जर्मनी का पूरा एक यूनिट जो है वहां पर इस लिथुआनिया के अंदर जो रशियन की बंदर सरहद जहाँ मिलती है वहां पर जो है बकायदा एक स्टेशन कायम करेगा। तो बहरहाल अपने आप को महफूज करने के लिए जर्मनी जो है वो ज्यादा खुलकर सामने आया है। जी हाँ साहब, जर्मनी सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ रूसी सदर भी इस वक्त काफ़ी गुस्से में है और जर्मनी, आप देखते हैं कि ये ना हो कि आमने सामने आ जाए रूस और जर्मनी जंग में। देखें जो हालात पिछले दिनों के अंदर ज्यादा जंग की तरफ बढ़े हैं, जो बीच में लग रहा था कि शायद हुकूमतें चेंज होने के बाद या ट्रम्प साहब के जिस तरह इन्वॉल्व हुए थे कि शायद ये रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन जंग के बादल हैं वो ज्यादा गहरे हुए हैं पिछले चंद दिनों की जो सूरत हाल है उसके अंदर, और उसमें ज्यादा
पुतिन साहब का ये अमल दखल है कि वो किसी की बात के ऊपर अपनी पॉलिसी लेकर अलहदा चल रहे हैं और किसी की बात सुनने को तो तैयार नहीं है। अब ट्रम्प साहब ने जो धमकी लगाई है कि मैं एक डेडलाइन दूंगा, तो उस डेडलाइन के बाद वो क्या करते हैं अब ये उन्हीं को पता है कि भाई उसके बाद इंटरनेशनली रूस के खिलाफ मुल्कों का इत्तेहाद बनता है या नेटो का इत्तेहाद बनता है, तो वो क्या नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं इस मामले में। अच्छा बज़ाहिर हालात जो है वो जंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये ट्रम्प जो है ये भी मसला ये कि दोनों तरफ खेल रहा है ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है ना। यही बात देखें, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और होती है, इसीलिए जर्मन चांसलर ने कल एक सवाल के जवाब में बर्लिन में ये बात कही है कि हम अभी तक ट्रम्प साहब की अमेरिकन पॉलिसी जो है उसके ऊपर पूरी तरह एतमाद नहीं कर सकते। वो उनके अल्फाज ये नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उनका इसीलिए मैं जो है अब फौरी तौर पे अमेरिका जा रहा हूँ और वहां गुफ्तगू होने के बाद वो बात सामने समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है। खान साहब, अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रम्प तो वहाँ किसी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता, तो क्यों जरूरी था इस वक्त जाना वहां से? कोई उम्मीद है कोई वो जिस तरह वो लोगों की बेइज्जती कर रहा है, जो भी जाता है काबू आ जाता है उसके? देखिए, बहरहाल ट्रम्प साहब को कुछ झटके तो लगे हैं। कल रात भी जो उनके ट्रेड की अब तक की पॉलिसी थी, जो उन्होंने तारीफें बनाई थी, वो सारी ट्रेड कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दी है और उनको कहा है कि भाई इनको दोबारा वो एक किस्म का स्टॉप लगा दिया अभी तो, और जुलाई के बाद उन्होंने कहा इन सारे को आप रिकंसिलेशन करें। तो इसी तरह सेनेट में उनको शिकस्त हुई है, 81 वोट खिलाफ पड़े हैं उनकी पॉलिसी के। तो बहरहाल दाएं बाएं से भी उनको मुल्क के अंदर से भी एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो बहरहाल जर्मनी एक बड़ा मुल्क है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो उन्होंने यूक्रेन के सदर के साथ जो सलूक किया हो वो जर्मनी के सदर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब छोटे मुल्क है ना जिनके साथ उनकी बाहर। जर्मनी तो एक यूरोप का लीडिंग मुल्क है। यूरोप या फ्रांस या बरतानिया के साथ वो ऐसा सलूक नहीं कर सकते, दूसरों के साथ कर लेते हैं। तो बहरहाल अब ये जर्मन चांसलर के वापस आने के बाद पता लगता है कि भाई जो नेटो का जो इजलास है जून के अंदर, वो कहते हैं बहुत अहमियत का हामिल है और उसके अंदर जो है यूरोप की सिक्योरिटी के मामले में जो फाइनल फैसले किए जाएंगे। और उसमें भी जर्मन चांसलर ने यही कहा है कि हम यूरोप को सेव करने के लिए अमेरिका के मरहूने मिन्नत नहीं रहेंगे, अब जो भी जून में फैसला होगा। खासा आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पे ऐसी पार्टियां भी जर्मनी में मौजूद हैं जो जंग के खिलाफ हैं, अवाम भी नहीं चाहती, तो वो भी कोई मुश्किलात पैदा करेंगी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? देखें, जो फैसला यूरोपीय यूनियन करेगी या नेटो करेगी उसमें सबको साथ देना पड़ेगा। फिर ये छोटी पार्टियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जब बड़े पैमाने के ऊपर इत्तेहादियों के दरमियान फैसले हो जाए, ममालिक के दरमियान, और वो कोई स्टेप उठाएं या सर के ऊपर पड़ जाए अपनी हिफाजत करने के लिए, तो फिर छोटी पार्टियों की बात इतनी अहमियत नहीं रहती। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जनाब इरफान अहमद खान साहब थे। इनके तबसरे बहुत लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स में लिखते भी रहते हैं और खान साहब बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार करते हैं, ये भी मैं बता दूं, और आपको बाकायदा तौर पर पूरी डिटेल देते हैं कि यहाँ पे ये हुआ और क्या हालात हैं। अच्छा जी, रूस काबू आने वाला नहीं है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी जंग जो है वो नज़र आ रही है जिसका काफ़ी देर से लोगों का इंतज़ार था। काफ़ी देर से लोग घरों में सामान भी डाल के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा महीने आपको इंतज़ार ये जंग का नहीं करना पड़ेगा। रूस काबू नहीं आएगा आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जर्मनी सामने आ गया और रूस जर्मनी के ख़िलाफ़, जर्मनी रूस के ख़िलाफ़, फिर पूरे यूरोप की तरफ से जो भी नेटो का प्रोग्राम होगा वो हो सकता है आने वाले दिनों में रूस के लिए मुश्किलात पैदा करे, और ऐसी मुश्किलात पैदा करे, ये बात ज़रा नोट कर ले कि रूस काफ़ी उसमें नुकसान उठाए। मैं खुल के नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको मैंने इशारतन बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तानी जो जर्मनी में रहते हैं, सियासी पनाह, डोल्डिन, इनके लिए बड़े सख्त दिन आ गए जर्मनी में।
और वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ गई है लोगों को पकड़ने में और उनको वापस भिजवाने में। यहाँ तक कि अब जो पुलिस है, वो बड़ी तेज़ी के साथ कई ऐसी जगहों से भी लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। शायद वहाँ पे कोई मुखबिरी करते हैं या किसी तरह इत्तला देते हैं। पिछले दिनों इसी तरह की इत्तला थी और वहाँ से भी कई पाकिस्तानी जो हैं वो पकड़े गए। इक्का-दुक्का ऐसे भी वाक़यात आए हैं, जिसको मैं अभी बताऊँगा तो आप भी हैरान हो जाएँगे कि यहाँ तक पुलिस अब पहुँच चुकी है कि अगर किसी फैमिली को पकड़ती है, उसके बच्चे फ़र्ज़ करें स्कूल गए हुए हैं तो वहाँ से बच्चों को पिक करती है। पिछले दिनों इसी तरह एक फैमिली थी, उनको वापस भिजवाना था और हुआ ये कि वो जो बच्चे थे स्कूल गए हुए थे, पुलिस कहीं लेट आई है। नॉर्मल तो होता ये है कि पुलिस सुबह-सुबह आ जाती है, सोए होते हैं जब लोग, उस वक़्त छापा लगाती है आके। लेकिन शायद एक ये वजह थी जिसकी वजह से लेट आई और उनके बच्चे चले गए स्कूल। अब माँ-बाप को पकड़ने के बाद जो बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनको लेने पुलिस गई है स्कूल। तो जब वहाँ पे पहुँची है तो वहाँ पे उन बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और फिर वो इतनी ऊँची आवाज़ में रोते रहे कि पुलिस भी परेशान थी कि क्या किया जाए। खैर किसी तरह वहाँ से पुलिस जो है उनको लेके जब घर रवाना हुई और कहा जनाब जो भी आपका सामान है वो पैक कर लें। सामान वगैरह पैक किया, करने के बाद उन्होंने कहा जी इन्हें आज ही वापस भेजा जाएगा और इस फैमिली का तल्लुक शाम से था, सीरिया। तो जब ये फैमिली एयरपोर्ट पे पहुँचाई गई, तो वहाँ पे फिर एक नया ड्रामा शुरू हो गया और प्लेन में जाने से पहले ये आस-पास कहीं ऐसे हुआ कि उन बच्चों ने इतनी ऊँची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। वो जो वहाँ का अमला था, पायलट वगैरह, उन्होंने कहा जी हम तो इनको लेके नहीं जा सकते, इन्होंने तो खलबली मचाई हुई यहाँ पे, तो जहाज़ में हमारे में क्या हालात होंगे। अब पुलिस के लिए क्योंकि जब तक पायलट इजाज़त ना दे, अगर आपको पायलट कह दे ना कि मैंने नहीं लेके जाना, तो उसके बाद वो आपको लेके नहीं जाएगा, आप अदालत में जाएँ, ये बात की कहानी होती है। आप जो मर्ज़ी करें एयरलाइन को लिखें, लेकिन जब एक फैसला पायलट दे दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ैर, इस फैमिली को अब फैसला ये हुआ कि अभी रोक लिया जाए और इन्हें जनाब पुलिस जो है वो नाकाम होगी वापस भेजने में। अब ये सोशल मीडिया पे चल रही है खबर, हम भी बता रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात होंगे, तो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे कि अगर कोई अभी-नभी हो जाए तो आप फिर ये जो ड्रामा है, ये सीन पार्ट जो है, ये करना पड़ेगा। मगर हर दफ़ा ये नहीं चलता और मैं इसलिए पायलट की बात बताई, एक हमारे दोस्त थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल मज़बूर हो गए थे, व्हीलचेयर पे थे और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो वो पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान से दुबई तक है, तो पायलट जो भी प्लेन लेके आया, उसने कोई ख़्याल ख़्याल नहीं किया। क्योंकि आपको भी पता है, जो प्लेन यहाँ से जाते हैं यूरोप से दुबई तक, एमिरेट्स है, वो बड़ी अच्छी होती है। आगे फिर ज़रा जिस तरह के होते तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में बहरहाल इतने अच्छे नहीं होते। जब वहाँ से उसने आना था यहाँ पे, तो वो पायलट ने उसकी तबीयत देखी कि बड़ी ख़राब है, तो वो कहने लगा मैं तो नहीं आपको लेके जा सकता। अब नया प्रॉब्लम शुरू हो गया और वो बेचारा कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने बड़ी फिर मिन्नतें वग़ैरह की और फिर उसके दिल में रहम आ गया। वो फिर ले आया। काफ़ी पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। तो मकसद आपको बताने का ये है कि अगर अमला जो है वो आपकी किसी भी वजह से उनको एतराज़ हो, तो ज़बरदस्ती आप उसे प्लेन पे ट्रैवल नहीं कर सकते। आपने कई दफ़ा देखा, ये प्लेन के अंदर से भी लोगों को उतार लेते हैं, कोई ज़रा-सी बदतमीज़ी करे, कोई एयर होस्टेस के साथ बदतमीज़ी करे, कोई मार कुटाई, आजकल तो आम ये रिवाज बन गया कि प्लेन में एक-दूसरे के ऊपर कोई ठुड्डे मार रहा है, कोई शीशे को ठुड्डे मार रहा है, कोई अमले को चपेड़े मार रहा है। मेरा ख़्याल है काफ़ी इसमें तरक्की की है, इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपना
अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर, दोबारा आ जाते हैं सियासी पनाह की तरफ। ये मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि पता रहे आपको कि अगर कोई मसला बन जाए तो जहाज़ का अमला जो है वो वापस लेके नहीं जाता। अब जनाब जर्मनी में जो लोग रहते हैं, जिनके पास होल्डिंग है, उनकी सबसे ज़्यादा शामत आई हुई है। उन लोगों को जो 3-3 साल से वहाँ पे हैं या 2-2 साल से वहाँ पे हैं, उनके लिए मुश्किल ये है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी अगर हम बात करें तो वो पेपर तैयार कर देती है और पेपर तैयार करने के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। और जिस तरह आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान जाने के बाद अगर आपको पुलिस ने यहाँ से पकड़ के वापस भेजा जर्मनी से, तो 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है, वहाँ पे आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये अभी पिछले दिनों हमारे जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ऐलान किया था। नॉर्मल तो दुनिया के किसी मुल्क में ये सिस्टम नहीं चलता, मगर क्योंकि हमारे उल्टी गंगा बैठती है, हमारे कवानीन अलहदा होते हैं, हमारा सिस्टम अलहदा होता है, उसके मुताबिक फिर जनाब ये लोगों को परेशान करने का कोई ना कोई मौका जो हमारे पास, हमारे इदारे जो हैं पैसे भी इसी चीज़ के लेते हैं पाकिस्तान में। उन लोगों के लिए ट्रबल पैदा करने की तनख्वाह लेते हैं और आप अगर उन्हें पैसे-पूसे रिश्वत दें, तो वो फिर ज़ाहिर है आपकी परेशानी दूर कर देते। तो जनाब जर्मनी में इस वक़्त हालात काफ़ी टाइट कर दिए गए हैं और जो समरी है उसमें भी इस पर बहस हो रही है गैर मुल्कियों के मुतल्लिक़। मैंने 2 दिन पहले भी ये प्रोग्राम खान साहब के साथ किया था, अभी भी उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे जैसे ही ये कोई बिल पास होता है। और ये मुझे पक्का पता है कि सियासी पनाह वाले जो हैं उनके लिए काफ़ी वहाँ पे मुश्किल है। और पता नहीं इतने हज़ार लोग हैं जिनके पास होल्डिंग है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और उन सबको जी प्रोग्राम ये बन रहा है कि वापस भेजना है। कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं पिछले दिन एक देख रहा था, ए, एक प्रोग्राम ही था, उसमें वो बता रहा था कि हमें कितनी मुश्किल होती है किसी को वापस भिजवाने में। इतना आसान काम नहीं है। एक बंदे को पकड़ना, एम्बेसी में लेके जाना, पेपर लेना, फिर उसका मेडिकल करवाना कि ये ठीक है, ये ठीक पहुँच जाएगा। अगर वो बीमार है, फिर वो रोक दिया जाता है। तो काफ़ी इसमें अखराजात आते हैं। अगर कोई क्रिमिनल है, फिर उसके साथ 2-3 जो स्टाफ के बंदे हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी इदारे के बंदे हैं यहाँ के, वो उसे छोड़ने जाते हैं। वो जैसे कहते नहीं कि मैं आगे कार हूँ, वापस ना आ जाए। तो इसी तरह फिर ये छोड़ के आते हैं कि आधे रास्ते से वापस ना आ जाए, कहीं गायब भी ना हो जाए एयरपोर्ट से, कहीं दुबई में रुके जहाज़ तो वहाँ पे कोई ट्रबल पैदा कर दे। तो बाइज़्ज़त तरीके से कोशिश होती है कि इसको अपने मुल्क से रुखसत करके तो वहाँ एफआईए के हवाले करके आएँ। तो सियासी पनाह वाले जो भी हैं, उनको हमने वकला से राब्ता रखना चाहिए। मैं ज़रूर ये बताता रहता हूँ और इंग्लैंड में भी कुछ इस तरह कुछ तब्दीली आ रही है कि ये जो मशवरे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कुछ चीज़ें सामने अभी आई नहीं, जैसी आएँगी फिर आपको बताएँगे। तो हम तो सिर्फ ये आपको बता देते हैं कि अच्छे वकील से राब्ता कायम करें और आपको वो अच्छा मशवरा देगा आपके केस के हिसाब से कि आपको क्या करना है। और हर बंदे का डिफरेंट केस होता है, हर बंदे का अलहदा इशू होता है, अलहदा मसला होता है, वो आपका वकील बेहतर जानता है। एक शायद कॉमर्स में किसी ने पूछा था कि मेरे पेपर ठीक थे, मेरी उम्र भी ठीक थी, मुझे नेशनलिटी नहीं दी गई। तो अभी पूरी तफसील जब हमें नहीं पता चलेगी तो कैसे पता चलेगा? बेहतर ये होता है कि उसका जो आसान हल है, कई दफ़ा हमारा नंबर ऊपर आ जाता है, वो नंबर नोट कर लिया करें, वहाँ पे मैसेज करें और फिर हम आपको वो मशवरा दे सकते हैं। ऐसे जब 65 साल उम्र हो जाए तो जर्मनी में जर्मन ज़बान के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, काम की भी ज़रूरत नहीं है को। और अब इस में जो ख़तून लग रही है कि इनका क्या इशू है, क्या मसला है, ये पूरी बात हमें समझ आएगी तो हम उनको बस समझा सकते हैं। तो ये जनाब मुख्तसर सा आपको बता दिया जो हालात है जर्मनी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक हमारे दोस्त हैं इस वक्त आज के प्रोग्राम में, हुआ ये कि इन्होंने कुछ वीडियोस भेजी थी मुझे और वो जो पाकिस्तान में आए दिन हालात ख़राब होते हैं, मजहबी नफ़रत है, अहमदियों के मतलब भी आप सुनते रहते हैं हमारे प्रोग्रामों में।
तो अभी मैंने इनसे जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले पूछा कि आप अहमदी हैं, वो कहने लगे नहीं, मगर जहाँ भी इंसानियत पे जुल्म होता है आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान इंडिया के क्या हालात, इस पे भी बातचीत करेंगे। सर पहले इंडिया पाकिस्तान पे बात कर लें ज़रा, क्या चल रहा है अब? सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। बात आपके सारे सुनने वालों को भी मेरे तरफ से सलाम। सर पाकिस्तान और इंडिया का जो हालात है, अगर आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ की बात की सॉरी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जंग है, ये खत्म नहीं हुई है, तो सिर्फ पोस्टपोन किया हुआ है। तो अब दोबारा वही मतलब है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी है पानी बंद किया फलाने का, और कल परसों तो इस हद तक बोल दिया कि आप लोग सब रोटी खाओ, वरना अगर रोटी नहीं खाओगे आराम और खामोशी से तो मेरी गोली तो है, फिर ये खाओ। दूसरी तरफ अगर हम ये सोच लें, हमारे अपने जो अंदरूनी हालात है वो बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार है। जहां भी मतलब है कि मजलूम होता है उनके ऊपर जुल्म होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब है कि ना कोई इंसाफ है और ना कोई ये इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, स्पेशली ये अहमदी मुस्लिम्स का। तो कराची में एक जगह है सोराब बोर्ड के करीब, तो मेरे दोस्त ने से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहा था कि उन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, हालांकि वो लीगल प्रॉपर्टी है, विद डॉक्यूमेंट्स है। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल मतलब है कि अपनी कीमत पे खरीदी हुई चीज है। तो अब भी मुल्क में रहने वाले जहां इनके पास शहरियत हो, नेशनैलिटी हो, भाई वो कोई भी हो उसका राइट होता है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप किसी को भी मना नहीं कर सकते, भले वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, क्योंकि वो उनका टैक्स पे करता है, उनका मतलब है कि बाकायदा कीमत पे कर देता है। तो अगर आपको याद हो कुछ एक दो वीडियो में पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर कुछ तहरीकें ऐसी है जो नाम निहाद है, जिनका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ये सिर्फ तबाहियों और बर्बादियों के लिए, शरपसंदियों के लिए बैठे हैं। जैसे आजकल का आप एक तहरीक का नाम मैं लेना चाहता हूँ, आई डोंट केयर, तहरीक लबैक। जरा इसके बैकग्राउंड में हम चले जाते, इसके पस मंजर में अगर आप देख लें, ये जो इनका फाउंडर था खादिम हुसैन रिजवी, सर आप उनकी जरा पुरानी वीडियो देख लो, उसका लहजा तो आप देख ले, आया मुफ्ती या मौलवी जो दीन का रास्ता सिखाने वाले हो वो इसी तरह लहजा यूज करते हैं। नंबर सेकंड, फिर जब वो मर गया उसका भी जो बेटा है ये साद रिजवी, एक नंबर का होंडा, एक नंबर का मतलब है बदमाश आदमी है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये सारे उलमा से, पाकिस्तान के जितने भी उलमा है, मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आपके कौन सी किताब में लिखा है कि आप बेगुनाहों को तंग करो, बेगुनाहों का कत्लेआम करो? कोई मुझे एक दिखा दे कि वो जो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये किसी किताब में भी नहीं है कि आप किसी का भी कत्ल करो। हाँ, अलबत्ता कुरान में ये फरमाया गया है कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया, समझ लिया आपने पूरी इंसानियत की कत्ल। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज ये बेगुनाह अहमदियों के ऊपर ये लोग जो जुल्म कर रहे हैं, न इनको कोई रोकने वाला है, बल्कि सपोर्टर है, पुलिस उनके साथ है, मरियम नवाज उनके साथ है, शोशा के लिए मतलब एक ऐसे कुछ खबरें दे देते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, इंतहाई जुल्म हो रहा है इन लोगों के साथ। तो इनके आपके जो चैनल है इनके तवसुत से मैं सब लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि खुददारा बंद कर दी ये सब, बेगुनाह लोगों का खून मत बहाइए, बेगुनाह लोगों को मत तंग करें। और दूसरी बात ये सर, ये क्या आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये जो जिस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं, इससे ये इन लोगों को खत्म कर सकेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। जब हिटलर ने यहूदियों को खत्म नहीं किया तो ये लबैक वाले क्या किसी को खत्म करेंगे? लेकिन मुझे जहां तक मैं समझती हूँ खुद खत्म हो जाएंगे किसी दिन। सर एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है, इंडिया में मुसलमानों के साथ भी जुल्म होता है उस पर तो हम फौरी तौर पे आवाज उठाते हैं, जनाब ये जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, मसाजिद पे
हमले होते हैं या किसी मुसलमान को तकलीफ दी जाती है, तो हमारे अपने मुल्क में भी यही हालात हैं, तो फ़र्क क्या फिर रह गया? देखिए सर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ पे कहने को तो कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द रिपब्लिक, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सर यहाँ पे अंदरूनी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि इंडिया से बदतर हालात यहीं पे है। मैं साद रिजवी है, मैं मतलब है कि ये जो भी है, मुझे इनका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी ये तहरीकें चला रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप फलस्तीन में क्यों जिहाद नहीं करते, आप कश्मीर में क्यों जिहाद नहीं करते हो? जहां पे जिहाद आप लोगों पे फर्ज है, वहां तो डरने से आप लोगों की गीली हो जाती है। ये बेगुनाह लोगों को तंग करके, ये बेगुनाह लोगों को मतलब है कि जो बेज़रर लोग होते हैं यार, वो न किसी के मामलात में कोई मुदाखलत करते हैं, न आज तक मैंने उन लोगों के मुंह से कोई बुरी बात सुनी है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये हमारे मुल्क के साथ एक खेल खेला जा रहा है मजहब के नाम पे? तो बिल्कुल देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितने भी ये मदरसों वाले हैं, ये जितने भी बड़े बड़े जो मदरसे चला रहे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है? कहाँ से इसके जो ना, ये बोलते हैं कि हमारी चैरिटी है, ये चैरिटियों को जरा फॉलो अप करें कि इसको फंडिंग होती कहाँ से है। अच्छा, एक और चीज बताइए, एक चीज है, ये नंबर गेम हमारे बड़ी ज्यादा चलती है। अभी मैं एक इश्तिहार देख रहा था जहाँ डॉक्टर कदीर की तस्वीर होनी चाहिए थी, वहाँ मरियम की लगा दी गई है। तो आप समझते हैं कि इस तरह ये लोगों के बच्चों जो बच्चे हैं, उनके ज़हन जो है ब्रेन वॉश हो जाएंगे, उनको जो असल हकायक है उससे दूर रखा जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का तो क्या उम्मत मुस्लिमा का हीरो है, उनका तो मैं खुद बहुत तो मरियम की तस्वीर क्यों लगा दी उसकी जगह पे? उसकी जगह पे मरियम की तस्वीर क्यों लगा दी, मरियम की? सर उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी तरह डॉक्टर समर मुबारक है। पहले आप मुझे ये बता दें कि 1998 की तारीख जरा आप देख ले, आया इस मरियम का जो बाप था वो ये एटमी टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए तैयार था? नहीं था। नहीं, वो तो कहते हैं ये जनरल जहांगीर करामत ने किया। सर हिस्ट्री मौजूद है। जहांगीर करामत लेफ्टिनेंट जनरल जो उस वक्त पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, फिर उसने रिजाइन भी दिया था, और स्पेशली प्रेशर ये था डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समर मुबारक का। ये हिस्ट्री है, इसकी सबूत है। अगर आप चाहे मैं आपको वो भी प्रोवाइड करता हूँ। नवाज शरीफ तो नहीं कर रहा था, उनको तो पैसों की ऑफर हो गई थी, उसने बोला कि बड़े अच्छे पैसे मिले, हम एटम बम का क्या करेंगे। नहीं, पर नून लीग ने तो अब शोर डाला हुआ कि हमारे लीडर ने ये किया, ये ना करता तो आज हम पता नहीं किस मुश्किल में पड़ जाते। सर इनकी शक्लें पहले देखे ऐसे है, ये तो सारे जोकर्स है। इसका वो ये सुभाष चपरासी देख ले, और एक ये जो नवाज शरीफ है, मैं तो उसको लोग जो बोलते इंडिया से अभिनंदन आया था, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान का ये अभिगंजन है, गंजन। ये गंजा जो है, ये मरियम का बाप। ज़ातियाती मैं नहीं जाता हूँ, सॉरी, लेकिन जो हकीकत है, ये सर इन लोगों का कोई दीनी ईमान नहीं है, ये सिर्फ पैसे की पुजारी है। इनका इंग्लैंड में, इनका इंडिया में जितना बिजनेस है सबको पता है। लेकिन फिर भी आपका एक दूसरा एक पार्टी है जो बहुत ताकतवर पार्टी है, जिसको स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जिनके पास अपनी जमीनें भी है, जिनके पास अपनी फैक्ट्रीज भी है, वो कैटल का काम भी करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं, सीमेंट से लेके सुई धागे तक वो लोग खुद तैयार करते हैं। क्योंकि जब इसका एक भी आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है तो वो अरबों खरबों का मालिक होता है। बस पर्दा डालने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने इनको इस नमूनों को आगे रखा हुआ है। और खैर अब तो सब नंगे हो गए, सबको पता है कि क्या है। अब जो समड़ियाल का इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट भी सबके सामने है कि क्या हुआ। कहने का मेरा मकसद यह है कि अगर आप बोलेंगे कि शरीफ बिरादरान पाकिस्तान के कुछ काम के हैं, आई एम नॉट श्योर। ये सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त लोग हैं, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अच्छा सर, आखिर तो ये बताइए कि ये गवर्नमेंट नजर आ रही है कोई जाती, आपको कुछ इस तरह की अफवाहें छोड़ी जा रही है कि गवर्नमेंट जा रही है शहबाज शरीफ की? नहीं सर, ये बिल्कुल दूर दूर तक तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जैसे वो लोग वोट रखते हैं उसी तरह से वो चाचा भतीजी साफ करती है, और इसका जो इंस्ट्रक्शन है, जो डिजाइन करते हैं ना वो चीजों को,
वो जंग का बड़ा जंग का डिजाइन भी तो नवाज शरीफ ने किया, बड़ी मेहनत की, बेचारा सोया नहीं, पता नहीं कितने दिन लगा था। तो सर जी मैं तो ये कहता हूँ ना कि डिजाइनर साहब जो है वो जूतों की मतलब एक तरफ डिजाइन करके बीटी आप इस तरफ से चाटने हैं और भाई को बोलते हैं कि चपरासी आपको इसी तरफ से चाटने हैं। तो इन लोगों का तो काम सिर्फ ये, जब तक बूट में चमक होगी तो इन लोगों की चेहरों पे दमक होगी। जिस दिन बूट की चमक खत्म उस दिन उन लोगों का दमक खत्म। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताइए, बलूचिस्तान के हालात क्या आजकल चल रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई खबरें अच्छी नहीं मिल रही, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे कोई कंट्रोल किया जाएगा? देखिए सर, जब मामूली से घास की आग लग जाती है ना तो मामूली से धुआं उठते हैं, लोग कहते हैं यार थोड़े से घास से जल जाएंगे, बस दब जाएंगे। लेकिन अगर वही एक बार जंगल तक पहुंच जाए ना तो फिर वो आग बेकाबू हो जाता है। ये लोग बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के साथ हो चाहे वो केपी के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इनके ऊपर काबू पा सकेंगे, क्योंकि इंडिया तैयार बैठे हैं, इंडियन एजेंसियां वहीं पे इन्वॉल्व है। अब ये जो आपका जो फील्ड मार्शल साहब है चौधरी निजामुद्दीन और ये सुभाष चपरासी, ये जो तुर्की गए, ईरान गए, अजरबैजान चले गए, इसका क्या मकसद था? इसके पस मंजर में आप देख लेना तो ये एक पॉलिटिकल टूर आप इसको नहीं कह सकते, ये पॉलिटिकल दौरा नहीं था इनका। ये सिर्फ ये था कि ईरान को एतमाद में लेना था कि भाईजान ये जो बलूचिस्तान में जो इंडियन दहशतगर्दी हो रही है आपकी तरफ से आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ईरान ने साफ बोला कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अंदर जरा देखिए कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है सर जी, थैंक यू। अपना नाज़रीन, एक बात आपने नोट की जो शुरू में मैंने कही थी कि लोग जो समझदार हैं उनको पता है कि इस मुल्क में अगर हमने रहना है तो सबको इकट्ठे रहना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे आप रहें जैसे एक कौम होती है, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। और जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जितने भी लोग हैं तहरीक लबैक या दूसरे हैं, ये फितना और फसाद फैलाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन लोग इनको कर रहा है ये आप सबके इल्म में। देखिए ऐसे ज़बरदस्त लोग माशरे में मौजूद हैं जो अक्ल और समझ और शऊर रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं जहाँ तक इनकी कोशिश होती है। बाकी पाकिस्तान में आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तानी कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे तमाम गैर ज़रूरी कवानीन ख़त्म करने चाहिए और फिर देखें पाकिस्तान किस तरह अपने मकाम बनाता है, अपना नाम बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, बड़ी खबर आ रही इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर ज़रा मोबाइल ठीक कर लें, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मसला चल रहा है? जी ये एक इलाका है भावलपुर के करीब, नवाही इलाका है, बस्ती शकरानी। तो वहां पर जो टीएलपी और कादियानी कम्युनिटी है उनके दरमियान को 2-3 रोज से तनाज़ा चल रहा था। तो जिसके बाद हमें इत्तलात मिली है कि वहां पर जो टीएलपी के एहलकार हैं उन्होंने वहां पर कादियानी कम्युनिटी के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन कुछ उनके जो 6 से 7 अफराद हैं वो जख्मी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है जिनके सर वगैरह फटे हुए हैं। और इसके अलावा उनके कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तो उनमें से जो गिरफ्तारी वाले बंदे हैं, सुनने में जो बात आई है कि उनके ऊपर जो है इक़दाम कत्ल का मुकदमे के तहत उन पे वो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2 से 3 रोज से इनके ऊपर जो है वो मुखालफत की वजह से, मजहबी मुखालफत आप कह सकते हैं कि मजहबी मुखालफत की वजह से इनके ऊपर जो है वो टीएलपी ने बाकायदा हमला किया है और इनको जख्मी भी किया है। और इनके जो अफराद हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं और उसमें से जो 2-3 अफराद हैं उनकी हालत नाजुक है क्योंकि उनके सर के ऊपर चोट आई है। तो अभी तक पुलिस जो है वो जो कार्रवाई है वो इनकी तरफ से तो कोई नहीं कर रही, लेकिन जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद हैं उनको उन्होंने दूर हिरासत में दिया हुआ है। नहीं तो ये 2-3 दिन से ये वहां पे मसला चल रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? देखिए जी, आपको पहले भी बताया था कि पुलिस जो है वो
टीएलपी के जरिए असर जब वो जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, घेराव करते हैं थानों का या सड़कें बंद करते हैं, तो पुलिस सबसे पहले उनके प्रेशर में आ जाती है और पुलिस अगला इकदाम नहीं उठा सकती। क्योंकि अगर पुलिस सही तरीके से इंसाफ के साथ जो है वो काम करे, या अगर दो पार्टियों का तनाज़ा है या कोई मसला चल रहा है तो उनको बिठा कर टेबल पर भी बात हल हो सकती है। लेकिन पुलिस जो है वो जब उनकी जेर असर आ जाती है टीएलपी के दहशतगर्दों के, तो फिर वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, अपनी मर्जी की एफआईआर करवाते हैं और अपनी मर्जी के सारे काम करते हैं। तो ये जो मसले की हमें रिपोर्ट हुई है कि वहां पर वो आपस में तसादम हुआ है और टीएलपी के एहलकार वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वो कैसे डंडे लेकर और बड़े बड़े उनके हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं और वो उनसे हमला कर रहे हैं, पत्थर भी पकड़े हुए हैं। तो यहाँ तक नौबत ही ना आती है कि पुलिस अपना किरदार अदा करती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो हमेशा मुखालफत के अंदर और मजहबी मुनाफरत के अंदर शामिल होकर तो जो दूसरी अफराद है, जैसे मजहबी कम्युनिटी जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो अहमदिया कम्युनिटी है, वो उनके खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अभी जो आपके पास ताज़ा इतला है कि 6 से 7 जो अहमदी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और जो तहरीके लबैक के हैं वो कोई गिरफ्तार हुए हैं अभी तक या करने की कोशिश की जा रही? जी, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 15 से 20 अफराद है जो कि कादियानी कम्युनिटी के हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, और टीएलपी की तरफ से 3 अफराद हैं जिनको उन्होंने हिरासत में लिया है इस लड़ाई झगड़े के बाद। और जो उनके तकरीबन 5 से 6 अफराद है वो जो है वो जख्मी है और वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, ये अजीब बात है कि ज़ख्मी भी हैं और पकड़े भी अहमदी गए हैं और दूसरे सिर्फ 3 लोग हैं। 3 लोग तो नहीं 5-6 लोगों को ज़ख्मी कर सकते ना? जी बिल्कुल, अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितने सारे लोग हैं। ये तकरीबन कुछ भी नहीं तो 25 से 30 अफराद, 40 अफराद लग रहे हैं जो कि हमला कर रहे हैं, जिन्होंने हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं। लेकिन आप बदकिस्मती के साथ पुलिस की जो है आपसे कहा जा रहा है कि पुलिस अपना किरदार अदा नहीं करती। अगर पुलिस को चाहिए था कि अगर दोनों पार्टियों को पकड़ के उन्होंने इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी थी या दोनों के ऊपर 751 के तहत कार्रवाई करनी थी, तो उनके भी उतने बंदे पकड़ती, क्योंकि इनके भी अफराद जख्मी हुए हैं, हो सकता है उनका भी कोई अफराद जख्मी हुए हो। लेकिन पुलिस ने उनके बंदे तो कम पकड़े हैं और जो यहाँ से इतलात मिली है वो तकरीबन 20 के करीब अफराद के मतलब पता लगा कि जी वो उनको भी पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो कुछ अफराद जो सुबह पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनके साथ रेस्क्यू करने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, तो वहां पर भी टीएलपी के अफराद ने वहां पर धावा बोला और वहां पर भी उनको रोका गया। तो इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही है कि टीएलपी की जो बदमाशी है जो वो पुलिस के साथ भी जारी है, हॉस्पिटल की इंतजामिया के साथ भी जारी है, कि वो अपनी मनमर्जी के साथ वहां पर जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। और पुलिस जो है इस वक्त जो बदाहत की नजर आ रही है, पुलिस इस वक्त जो है वो टीएलपी के जरिए असर होकर सारा काम कर रही है। तो अगर वो पुलिस ईमानदारी से काम करे तो फिर तो उनको दोनों तरफ से बराबर अफराद को गिरफ्तार करना चाहिए और बराबर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ईमानदारी के साथ पुलिस काम करे और फिर तो और क्या चाहिए, फिर तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के मसले हल हो जाते हैं। ये वीडियो काफ़ी तकलीफ़देह है, ख़तरनाक है और मुझे समझ नहीं आई कि 40 लोगों को भी कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल है। रियासत के पास तो बड़ी ताकत होती है, शायद जहाँ रियासत को अपनी ज़रूरत हो वहाँ पे इस ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अभी तक के लिए यही है। कुछ थोड़ी देर तक दोबारा चेक करेंगे, कोई अपडेट हुई तो आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।